हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। सेशन जीके का स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेशन से जुड़ गया ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें। तुमको देखने से लग रहा है कि सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को कराया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेशन कराया जा रहा है यूपीपीसीएल टेस्ट 2 कराया जा रहा है और लगभग 25 से 26 सेशन हो चुके हैं। तो 26 सेशन यानी अगर 20 क्वेश्चन भी कराया जा रहे हैं तो 26 दूनी 52, 520 क्वेश्चन लगभग तुम यहाँ पे कवर कर चुके हो। ठीक है, और 1000 क्वेश्चन की टारगेट रखा गया कि 1000 क्वेश्चन कराया जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट यानी देख ही रहे हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए और 1000 क्वेश्चन में से मान के चलो 60 से 70 क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर सेशन पहली बार आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि पूर्ण भार पर निम्न में से प्रेरणीय मोटर का प्रचालन उच्चतम शक्ति गुणांक होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर, देखो पावर फैक्टर की बात बोला है। पावर फैक्टर उच्चतम किसका होता है? ठीक है, तो देखो पावर फैक्टर उच्चतम की बात बोला है तो संधारित्र कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, संधारित्र प्रवर्तन प्रकार, छादित ध्रुव या विभक्त। देखो वैसे देखें तो जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, उसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छी होती है। मगर अगर पावर फैक्टर उच्च की बात करें तो पावर फैक्टर जो होती है कैपेसिटर रन मोटर की अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता तो क्या होता है? यानी कैपेसिटर स्टार्ट मतलब बस स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद कैपेसिटर को विभक्त कर दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच से, तो उसकी पावर उसकी स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी होती है। मगर यहाँ पे कैपेसिटर रन मोटर बोला है तो कैपेसिटर रन मोटर की पावर फैक्टर बहुत हाई होती है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको विभक्त नहीं किया जाता है, एक तरीके से कहें तो परमानेंट कैपेसिटर जो होता है इसी को बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर 10 वोल्ट और पर 0.6 कूलम का आवेश प्रवाहित करता है तो इसकी धारिता कितनी? यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी हुई है और हमको देखो कैपेसिटेंस का दो फार्मूला होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D होता है और दूसरा होता है C बराबर Q/V। तो तुमको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वाला सवाल किस पे हो सकता है। पूछा क्या? हमको धारिता पूछा है, C की वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है, यानी Q और V दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से निकाले तो हमारा क्या होगा? तो यहाँ से हम सर देख सकते हैं कि C बराबर Q/V होता है। ठीक है, तो C बराबर Q/V होता है, तो यहाँ पे Q और V का वैल्यू रखें तो क्या होगा देखते हैं। तो C बराबर Q की वैल्यू हमारी कितनी है? 0.6 है, V की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है, एक पॉइंट हटाएंगे और तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी हमारा कितना निकल कर आएगा? 0.06 फैराड निकल कर आएगा। ठीक है, फैराड। देखो फैराड की जो इकाई होती है मैक्सिमम फैराड हो सकती है, नहीं तो उसके बाद सभी नीचे ही होते हैं, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, यही होता है। कभी भी किलो फैराड में तुम नहीं देखे होगे। ठीक है, तो अधिकतम रेंज जो होती है वो फैराड में ही हो सकती है। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? विद्युत रोधी बनाने यानी इंसुलेटर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इंसुलेटर बनाने के लिए एक तरीके से देखें तो पीवीसी, माइका, इन सब का भी प्रयोग होता है। मगर ये इंसुलेशन की बात कर रहा है, कौन सा? इंसुलेटर की बात बोल रहा है। यानी जो अधिकतर हम लोग ट्रांसमिशन में देखते हैं या फिर स्विच बोर्डों ये सब में देखते हैं तो इंसुलेटर जो होता है हमारा अधिकतर पोर्सलिन का बना होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पोर्सलिन। पोर्सलिन किसका मिलकर बना होता है? तो सर पोर्सलिन मिला होता है फेल्सफर, कॉलिन, क्वार्ट्ज, इन सब से मिलकर बना होता है। अब एक नया ट्रेंड चला है किसका? ग्लास का। हालांकि ग्लास थोड़े महंगे होते हैं इसलिए अभी भी उसका जो उपयोग है लिमिटेड है, मगर उसकी रेटिंग की बात करें और रिलायबिलिटी की बात करें और स्ट्रेंथ की बात करें तो वो पोर्सलिन से भी अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा महंगा पड़ता है इसलिए अभी भी पोर्सलिन का उपयोग ही किया जा रहा है। ठीक है ना, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। डोप्ड सिलिकॉन को क्या माना जाता है? ठीक है, देखो डोप्ड हो या फिर प्योर हो उससे मतलब नहीं है, अगर सिलिकॉन दे दिया है ठीक है तो ये हमारा किस में आ जाएगा? तो ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर में आएगा ही, यानी अर्धचालक में आएगा। जर्मेनियम दिया होता है तो भी अर्धचालक में काउंट करते हैं, और कार्बन देता है तो कभी कभी उसको अर्धचालक के रूप में काउंट करते हैं और कभी कभी चालक के रूप में काउंट करते हैं। देखिए कार्बन, जैसे कार्बन ब्रश है तो वहाँ पे उसको चालक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो डोप्ड मतलब एक तरीके से कहें तो अर्धचालक तो है, मगर कौन सा? एक्सट्रिंसिक इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, जिसमें पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल मिला के सेमीकंडक्टर को हम लोग डोपिंग करते हैं इसकी। ठीक है, याद रखना डोपिंग होती किस पे?
रूम टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, जो कि अगर प्योर की वैल्यू 10⁸ है तो जो डोपिंग वाली मान होता है वो हमेशा 1 होता है। सही है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? अच्छा, वो याद रखना, क्या बोलते हैं उसको, सीरीज याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे अधिक चालकता सिल्वर की होती है। फिर उसके बाद सर कॉपर की होती है। उसके बाद सर एयू की होती है, एयू मतलब गोल्ड, ठीक है, ऑनम बोलते हैं उसका। उसके बाद किसकी होती है सर? एल्युमिनियम की होती है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। तो सबसे अधिक किसकी होती है सर? सिल्वर की होती है। सही है। दूसरे नंबर पे तांबा, तीसरे नंबर पे सोना, चौथे नंबर पे एल्युमिनियम यानी जस्ता हो जाएगा। सही है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 एम्पीयर वाली डीसी धारा का औसत मान कितना होगा? 5 एम्पीयर वाली डीसी धारा का औसत मान कितना होगा? तुम याद रखना, जब एसी पढ़ाए हुए थे, ठीक है, जो ऑफलाइन बैच चल रहा है, अभी बता देते हैं ऑफलाइन बैच चल रहा है, ठीक है ना, चितईपुर साइड में चल रहा है, वाराणसी के चितईपुर साइड में, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकता है। सही ना, और ऑनलाइन तो प्रैक्टिस डेली हो रही है। सही ना, तो याद रखना। तो 5 हम ऑफलाइन बैच में यही चल रहा है, एसी सर्किट ही चल रहा है। तो उसमें उन लोग को बताया गया है कि देखो जो एवरेज वैल्यू होती है ना, एवरेज वैल्यू कुछ और नहीं होती है, एसी में मौजूद डीसी का जो कंटेंट होता है, यानी एसी में कुछ ना कुछ डीसी के भी अवरूप होते हैं। तो वो जो डीसी का अवरूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू बोलते हैं। जैसे एक समीकरण दे दिया, मान लो ये दे दिया तुमको, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिया, v बराबर 3 + 4 sin ओमेगा टी। तो ये हमारी होती है मैक्सिमम वैल्यू, ये होती है हमारी एवरेज वैल्यू। और जब इन सबका रूट करके निकालते हैं, ये वाला स्क्वायर करके 3 और 4 का, ठीक है, बटे 2, तो ये हमारी होती है आरएमएस वैल्यू। तो याद रखना, जो हमारी हमेशा होती है डीसी में एवरेज वैल्यू को ही डीसी मान बोलते हैं, ठीक है। तो 5 एम्पियर ही होगा। सही है, चलो अगला देखते हैं। अब देखो, ये सब जो झाम दिया था कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये सब जो झाम दिया है, मोटर की पूर्ण भार दक्षता 64% पावर डैम करना, उससे मतलब नहीं है। हमसे पूछा क्या है? स्लिप की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, स्लिप की वैल्यू पूछी हुई है। हमको पता है कि स्लिप बराबर होता है NS - NR/NS, यही होता है। हाँ सर, यही होता है। फिर बोल रहे हैं मशीन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और तुम देख भी सकते हो। अच्छा, तो ये होता है फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। चलो निकालने का प्रयास करते हैं। अगर NS निकालें, NS किसके लिए? 120 कितने पोल हैं सर जी? 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, ये पोल हमारे 4 है। इसको जब काटेंगे तो हमारा आएगा 1800, ठीक है। हालांकि 4 पोल पे होना चाहिए था 1500, मगर चूँकि फ्रिक्वेंसी अधिक दे दिया है इसलिए 1800 निकल के आ जा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1800 निकल कर आया, तो 1800 - 760 1760 करेंगे तो हमारा ये निकल के आया 40। तो NS - NR 40 आया, बट NS कितना है हमारा? 1800 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 100 कर देते हैं, इसको उड़ा दिए, ठीक है, यही निकल कर आया। अब ये जो निकल के आया इसको हम देखें तो 2 दशमलव, यही है ना, 18 दूनी 36, फिर 4 बचेगा, फिर 2, ठीक है। तो हमारे 2.2 आया है, मगर ये परसेंट में हम निकाले हैं जो है ये 2.2% निकल के आया है, मगर ये पूछा है नंबर में पूछा है, तो इसको कितने भाग दे देंगे? फिर 100 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल कर चला आएगा 0.022 निकल के चला आएगा, ठीक है। तो याद रखना 0.22 क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी। सही है, चलो यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। हाँ तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। जब ये दो मिलाते हैं तो हमारा बनता क्या है? याद रखना हमेशा H2O बनता है, यानी जल प्लस कार्बन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा क्या हो जाएगा? ये
जल गैस बनता है हमेशा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण से हमेशा जल गैस ही बनता है। ठीक है, याद रखना। सही है। चलो अगला देखते हैं। भार रेखा और डायोड अभिलक्षण का प्रतिच्छेदन कहाँ होता है? ठीक है, यही पढ़ते हैं ना। देखो जैसे ये होता है हम ऐसे बनाते हैं, ये होता है जैसे ये मान लेते हैं हमारा क्या है, डायोड का अभिलक्षण है। ठीक है, बहुत बार कैसा होता है डायोड का अभिलक्षण, डायोड का अभिलक्षण अगर बनाए तो कैसा बनता है हमारा, कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और ये जो हमारी होती है, हमारी क्या होती है, लोड लाइन होती है, इसको बोलते हैं लोड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जहाँ पे कटता है, ये पॉइंट जो कट रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट पॉइंट बोलते हैं या क्यू पॉइंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं सर, क्यू बिंदु बोलते हैं। सही है, इसको याद रखना, क्यू पॉइंट बोलते हैं। चलो, फ्यूज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखो फ्यूज बनाने के लिए हालांकि तांबे का भी प्रयोग करते हैं और इसका भी मिश्रण करते हैं। तो 10 एम्पियर तक की रेंज के लिए, 10 एम्पियर तक की रेंज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, और सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और 10 एम्पियर के ऊपर के लिए हम किसका प्रयोग करने लगते हैं, तांबा का प्रयोग करने लगते हैं। अगर सीसा की बात करें, लेड और टिन मिलाते हैं। ठीक है, तो टिन हमारा हो जाता है लगभग 60% और सीसा हमारा हो जाता है लगभग 40%। तो इसको याद रखना, लीड और टिन। ठीक है ना, तो इसको याद रखना, 60-40 का रेशियो होता है, कहीं कहीं 66-34 का भी रेशियो रहेगा। सही है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मशीन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मशीन पूछा जा रहा है कि 1000 RPM पर चल रहे एक 6 पोल ध्रुव प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर पे उत्पादित EMF की आवृत्ति कितनी होगी? उत्पादित EMF की आवृत्ति कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है सर होता क्या है, NS इज इक्वल टू 120 F/P होता है। NS की वैल्यू सर 1000 होती है। ठीक है, 120 रहने देते हैं, F की वैल्यू निकालनी है, P दिया हुआ है 6 पोल, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 को 100 से काटेंगे तो सर आएगा हमारा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये देखो हमको याद होता है कि अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी हुई हो तो 2 पोल के लिए 3000, 4 पोल के लिए 1500 और 6 पोल के लिए कितना होता है, 1000 होता है। तो 6 पोल 1000 दिया है, 6 पोल भी दिया है, और अगर 50 हर्ट्ज माने तो कितना आएगा हमारा, वही आएगा। तो सही हो जाएगा, तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। सही है, मगर तुम्हारे लिए करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, चालकों की सतह पर संकेंद्रित रहने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ठीक है, यानी क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो धारा है वो चालक से सभी रूप में समान रूप से बहे। ठीक है, सभी क्षेत्रफल को काट क्षेत्रफल को आराम से ले और सभी पे पूरी तरीके से बहे। मगर एक्चुअली होता क्या है, ये जो धारा है AC धारा, वो सतह से होकर प्रवाह होने लगती है। ठीक है, तो जब सतह से होकर प्रवाह होने लगती है तो इसको एक प्रभाव बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं सर, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। स्किन इफेक्ट, जैसे त्वचा होता है ना, तो त्वचा से बहकर धारा को क्या बोलते हैं, तो स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका त्वचिक प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोई सिंबल रहा होगा, छूट गया, नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल जितने भी थे लगभग क्वेश्चन नहीं दिया है इसका। चलो, हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं किसमें, हार्मोनिक्स किसमें मौजूद होते हैं, एकल AC परिपथ, AC परिपथ, DC परिपथ नहीं, दोनों पे नहीं होते, DC में नहीं होता है, DC में तो होगा नहीं, एकल AC परिपथ में नहीं होता है। ठीक है, होता है किसमें, AC परिपथ तो होगा मगर लगभग 3 फेज में होता है। ठीक है, और हार्मोनिक्स की बात करें तो सर जी 3rd हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक। देखो प्रभाव अधिकतर कौन सा डालता है, एक तो 3rd हार्मोनिक वाला और 7th वाला। 7th के द्वारा क्या होता है, क्राउलिंग होता है, और 3rd हार्मोनिक के द्वारा क्या होता है, हमारी जो EMF की वैल्यू है वो घटने लगती है। ठीक है, तो याद रखना 5th उतना प्रभाव नहीं डालता है, डालता कौन है, 3 और 7 डालते हैं। सही है, चलो तो AC परिपथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और भी एकदम इम्पोर्टेंट है।
सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग होता है? ठीक है, तो सिलाई मशीन में सर किसका प्रयोग होता है? तो सर पता है सर, सिलाई मशीन दे, मिक्सचर दे, वैक्यूम क्लीनर दे, जितने भी होते हैं, हेयर ड्रायर दे, इन सब में सर प्रयोग किया जाता है मिक्सर ग्राइंडर में सर यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर, मगर सर नाम तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि सर यूनिवर्सल मोटर को डीसी सीरीज़ मोटर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी सीरीज़ मोटर कहते हैं। और उसी डीसी सीरीज़ मोटर को अगर हम एसी पे चला दें तो हमको क्या बोलते हैं? एसी सीरीज़ मोटर बोलते हैं। और ये होता है यूनिवर्सली मोटर कहलाता है। ठीक है, इसको कभी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसी सीरीज़ मोटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही कहानी फिर से है बतानी। ठीक है, मगर नहीं कर मन करता है बताने का, मगर क्या करें, पापी पेट का सवाल वही हालत है। तो बाबू सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दो, सब्सक्राइब नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कि एक 6 पोल 60 हर्ट्ज है। अब देखो, अगर 6 पोल होता और 50 हर्ट्ज दिया होता तो हम सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट कितना मार देते हैं सर 1000। मगर ये 60 हर्ट्ज दे दिया है तो तुम लोग के लिए निकाल के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी वैल्यू एन एस की चाहिए ना, तो एन एस बराबर कितना होता है 120। एफ की वैल्यू कितनी है सर 60 है। पी कितनी है 6 है। 1 से उड़ा दो, कितना आ गया 10 आ गया। 120 गुणे 10 करोगे तो 1200 आरपीएम इसका सही आंसर आ जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्तित्र में यानी एक संधारित्र एक अल्टरनेटर में आद्य चालक की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, देखो अल्टरनेटर में गति नियंत्रण के लिए अधिकतर हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे गति नियंत्रण मतलब जैसे कंपन बहुत ज़्यादा होने लगता है गति नियंत्रण न करने से। ठीक है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए एक हम मैकेनिकल युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसका नाम गवर्नर होता है। ठीक है, उसको हम गवर्नर करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। जैसे डीसी जनरेटर में देखे होगे कि जो तुम्हारे शादी विवाह में जो छोटा जनरेटर आता है, साइलेंट वाला नहीं, जिसमें 4 पहिए छोटे छोटे लगे होते हैं, जिसको ढकेल कर लाया जाता है। ठीक है, तो उसमें देखते होगे एक बड़ा सा चक्का लगा होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील बोलते हैं। उस चक्के का काम क्या होता है कि वो जो मोमेंटम है वो बनाए रखता है। ठीक है, होता बहुत भारी है। ठीक है, तो हम उसमें प्रयोग करते हैं। उसी तरह अल्टरनेटर में हम गवर्नर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? यदि एक 8 पोल 220 वोल्ट सिंपलेक्स लैप पावर जनरेटर में 125 एम्पीयर वितरित करता है तो इसकी प्रति पथ धारा कितनी होगी? ठीक है, सिंपलेक्स क्या है? लैप वाइंडिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने समानांतर पथों की संख्या होगी, लैप है ना, उतने ही पोलों की संख्या होगी। तो समानांतर 8 पोल पे अगर 220 वोल्ट बन रहा है तो समानांतर पथों की भी संख्या तो वही है। ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 220 ही वोल्ट बनेगा। सही है, चलो अगला देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ यानी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग तर्जनी हमेशा किसके लिए दर्शाता है? तो पहले तो याद रखो कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हमेशा हमारे मोटर में प्रयोग होता है, टीसी मोटर में प्रयोग होता है। ठीक है, जो थंब होता है किसके लिए होता है? चालक की गति आर्मेचर की चालक की दिशा के लिए होता है। ठीक है, कि चालक किस दिशा में घूम रहा है। ठीक है, फिर जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है जिसको तर्जनी बोलते हैं, ठीक है, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बताता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जो हमारी मध्यिका होती है, जो मिडिल फिंगर होती है, वो हमेशा धारा की दिशा दिखाता है। तो धारा बोलता है तो मध्यिका हो जाती है। ठीक है, चालक पे लगने वाली दिशा का निकालता है तो हम क्या लगा देते हैं? अंगूठा लगा देते हैं। मगर यहाँ पे तर्जनी पूछा था इसलिए चुंबकीय क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। डीसी परिपथ का शक्ति गुणक कितना होता है? तो सर डीसी परिपथ का शक्ति गुणक इकाई होता है। क्यों? अब इस ध्यान को देखना इसलिए होता है क्योंकि सर डीसी परिपथ में केवल प्रतिरोध ही कार्यकारी राशि के रूप में यूज होता है। और हमको पता कि प्रतिरोध में भी और आई किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। ठीक है, यानी कलांतर कितना होता है? 0 होता है। और कॉस 0 जिसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, कॉस पाई को भी पावर फैक्टर बोलते हैं ना, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 है, इसलिए 1 सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। एक हीटर 220 वोल्ट पर चालित है, दक्षता कितनी है? 99% है। ठीक है,
ऊर्जा की खपत कितनी है, 1.5 किलोवाट पर आवर है। इसमें पूछा क्या गया है, आपको निकालनी है करंट का मान। तुमको पता है अगर ये 99% दिया है कोई दिक्कत नहीं, 99/100 कर देते हैं, परसेंट बदल गया। आउटपुट कितना है, 1.5 किलो को इसमें बदल देते हैं, ठीक है, 1500। ये कितना है, 220 है, गुणे आई का मान है, ठीक है। आई का मान निकालना, अब इसको आराम से सॉल्व करके यहाँ पे जीरो लगा के काट पीट के जो काटना पीटना है काट पीट दो, जो आएगा तुम्हारा आंसर आएगा। तुम्हारा आंसर कितना प्राप्त होगा, 6.82 होगा। सही है, क्योंकि उनको पता है दक्षता बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट कितना मिलता है, ऊर्जा के रूप में मिलता है ना, हीट ऊर्जा के रूप में, तो वो तो इतना दे दिया। इनपुट कितना होगा, VI होगा, जो पावर देंगे वही होगा, तो इस रूप में मिल रहा है। सही है, चलो अगला देखते हैं। प्रदीप्ति की इकाई कितनी होती है, तो याद रखना प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है, लक्स होती है, ठीक है। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है, लक्स हो गया। और इल्यूमिनेशन फ्लक्स की इकाई क्या होती है, लूमेन होती है। लैम्बर्ट साइंटिस्ट का नाम था जो प्रकाश के लिए क्या दिए थे, एक नियम दिए थे। कैंडेला क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता का, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई होती है कैंडेला, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है ना, कैंडेला, इसको याद रखना। कैंडेला बराबर क्या होता है, 1 CD बराबर याद रखना 1/4 पाई लूमेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये सवाल, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। सही है, तो इसको याद रखना, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या DC मोटरों के अधितापन का कारण है, ठीक है। अधितापन का कारण क्या है, मतलब ज़्यादा हीट होने का कारण क्या है। पहला, घिसी हुई बियरिंग, घिसी हुई बियरिंग के कारण क्या हो सकती है, चिंगारी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, या फिर असंतुलन के कारण क्या हो सकता है, कंपन ज़्यादा हो सकता है। आर्मेचर का असंतुलन के कारण भी कंपन होगा। जब भूदोष होगा तो हीट नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। जब ओवरलोड होता है, ठीक है, ओवरलोड में ही तो थर्मल रिले का प्रयोग करते हैं ना, तो पता था थर्मल रिले ओवरलोड के लिए होता है। तो थर्मल रिले मतलब ऊष्मा ज़्यादा होती है ओवरलोड में, तो वो क्या करता है, फटाक से उसको ओपन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, KVA की व्यक्त की जाने वाली शक्ति क्या कहलाती है, तो KVA जो हमारी कहलाती है वो हमारी कहलाती है प्रत्यक्ष शक्ति, या फिर एक तरीके से बोलो तो आभासी शक्ति भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति भी बोलते हैं। इसके फार्मूला की बात करें तो इसको दिखाते हैं, सर एस से है और ये होती है हमेशा VI होती है, ठीक है। इसको याद रखना, आभासी शक्ति या अपैरेंट पावर भी कहते हैं। चलो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मोटर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है फिर से तुम देख सकते हो, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन हर सेट में 2-3 क्वेश्चन कम ज़्यादा नहीं तो लगभग सब ने यही पूछा है, ठीक है। चलो देखते हैं। एक तो लिखा है, एक मोटर में निम्न में से किस अवस्था में सोपान कर्षण में विफल होता है, ठीक है। सोपान कर्षण में विफल होता है मतलब, तो लिखा है एक मोटर चलेगा चलेगा चलेगा, कब वो विफल हो जाता है, चलने से, ठीक है। तो जब क्या होता है, अत्यधिक भार हो जाता है ना, देखो याद रखना क्या होता है, जब भार बढ़ता है ना तो तुल्यकालिक मोटर क्या करता है, आर्मेचर करंट ज़्यादा खींच के, टॉर्क बढ़ा के, लोड एंगल को कम करके उसको बैलेंस करने का काम करता है। फिर क्या करेगा, लोड एंगल बढ़ा के बैलेंस करने का काम करेगा, आर्मेचर धारा बढ़ा के बैलेंस करने का काम करेगा। मगर जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो उसकी स्पीड धीमा नहीं हुई, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वही वाली हालत इसकी होती है। बंद हो जाएंगे मगर जब तक रहेंगे शांत से चलेंगे, यानी कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे, ठीक है। चलो आई होप ये सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और सेशन पसंद है बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।